एग्जाम ट्रेजरी। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमए इकोनॉमिक्स सीईएसपी क्वेश्चन पेपर 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग में से जितने लोग 2021 में जेएनयू इकोनॉमिक्स सीईएसपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और अगर आपको लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग डायरेक्टली हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग आपके साथ कांटेक्ट करके आपको सारा डिटेल शेयर करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको सीएसपी का सीआईटीडी का अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर के साथ साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसका पैटर्न क्या होता है, क्या कैसे होता है। तो सबसे पहले जो एक जनरल क्वेरी होती है कि कितने बच्चे अपियर होते हैं। तो यूजुअली सीईएसपी जेएनयू एमए इकोनॉमिक्स के लिए रफली अराउंड 10 to 11,000 बच्चे जो है एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं। और सीट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो रफली अराउंड 90 सीट है इंक्लूडिंग ऑल द रिजर्वेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, लास्ट ईयर कट ऑफ किया था, इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आएंगे। तो एक जनरल मैं आपको बता दूं कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर हम लोग टोटल क्वेश्चन के बारे में देखें तो टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थे आपके 50 और टोटल टाइम जो दिया गया था वो था आपका 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस साल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उम्मीद की जा रही है कि रफली आपके 50 क्वेश्चन ही आएंगे। सेपरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि किसका कितना वेटेज होता है। लेकिन देखिए जेएनयू के एग्ज़ाम में लास्ट 2020 में भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इनकरेक्ट थे। और मैं आपको दिखा दूं कि जो इनकरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें जितने भी मार्क्स होते हैं वो सबको अवॉर्ड कर दिया गया जाता है, इसलिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन ही अगर मैं आपको बताऊं कि जो है ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो जाता है, डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल यानी मोनोपोली का जो हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी अगर आप देखिएगा तो ये जनरल है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। जेएनयू में पहले भी इस टाइप के सवाल जो है इकोनोमेट्रिक्स से पूछे जा चुके हैं, जहाँ पे सवाल होता है कि अगर आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट का क्या वैल्यू होगा अगर रिग्रेशन का जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। यूजुअली आप ये इसमें अलग अलग टेक्निकलिटीज भी डाल दी जाती है, जिसमें आपसे पूछ दिया जाता है कि परपेंडिकुलर है या स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन है तो उसका किस तरीके से वैल्यू जो है चेंज करता है। तीसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है, इकोनोमेट्रिक्स है। चौथा आपका जो है पब्लिक इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम लोग देखते हैं, इसमें आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है देखना कि इलास्टिसिटी क्या है, क्योंकि हम लोग देखते हैं इलास्टिसिटी पे ही आपका कंज्यूमर टैरिफ, प्रोड्यूसर लॉस, ये सब डिपेंड करता है। प्राइमरी डेफिसिट, अगेन पब्लिक इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो गया स्टैटिस्टिक्स। ये हम लोग बात करते हैं रोस्टो को, तो हम लोग जानते हैं उन्होंने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया था, यानी ये हो गया आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आपके जितने भी थ्योरीज आते हैं वो सारे आपको देखने हैं। सोलो स्वान ग्रोथ मॉडल हो गया, आपका लुइस मॉडल, डुअल सेक्टर इकोनॉमी मॉडल हो जाता है, रोस्टो मॉडल हो जाता है, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम लोग देखें तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से हो जाता है। एक चीज़ तो है कि पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो थोड़ा और डिफिकल्ट पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा इजी हो गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिंपली जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, जहाँ पे आपको एक्सपेंशन पाथ ऑफ द फर्म दिया गया है, इसको आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी डाल सकते हैं। ये इनफैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है। क्वेश्चन नंबर 10 जहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फर्म दिया गया है, सीबी मॉडल ऑफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ये। 11 क्वेश्चन आपका अगेन जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम लोग देखते हैं तो ये स्लोप ऑफ पॉइंट लाइन, अगेन सेम प्रोडक्शन फंक्शन है।
क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका सिंपली माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। प्रोड्यूसर्स थ्योरी का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को लेकर ये सवाल है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये एलम कर्व हॉरिजॉन्टल है तो उस केस में इंटरेस्ट रेट कम है, लिक्विडिटी ट्रैप का जो सिचुएशन आता है वो होगा। इसमें आपको देखना है कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, किसके द्वारा दिया गया है, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो मैंने आपको बात बोली थी कि गवर्नमेंट अगर टैक्स इम्पोज करता है तो सरप्लस पे क्या होगा, अगेन पब्लिक इकोनॉमिक्स, ये आपका हो जाता है 17। अगर देखते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। और अक्सर इस टाइप के सवाल जो है आपसे हमेशा पूछ ही दिए जाते हैं। कभी कभी मान लीजिए आपसे यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया है, यहाँ पे यूजुअली आपका जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके या फिर उसके जो अप्रोच होते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो अगेन फिर ये आपको सिंपली यहाँ पे आपको ISLM के वैल्यूज दे दिए गए हैं और आपको निकालना है। डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगेन ये आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का है। ये आपका हो जाता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। कंज्यूमर डिमांड दिया गया, इलास्टिसिटी है, वैल्यू दिया गया है, आपको मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में भी डिमांड फंक्शन है आपका, और आपको कितना क्वांटिटी डिमांड किया जाएगा। थ्योरेटिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना क्वांटिटी डिमांड किया जाएगा। यहाँ पे ये सिंपली आप 24 इसलिए आएगा क्योंकि मैक्सिमम जो हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई भी गुड का प्राइस 0 है तो उस केस में वो 24 डिमांड करेंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। 24 ड्रॉप कर दिया गया है, 25 आपका अगेन कार्ड के प्रोबेबिलिटी को लेकर है। 26 को भी ड्रॉप कर दिया गया है। 27 फिशर्स इंडेक्स आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बोथ टाइम एंड रिवर्स फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को फुलफिल करता है। बहुत सारे आप लोगों ने इंडेक्स पढ़ा होगा यूजुअली, जो हम लोग कंज्यूमर इंडेक्स होता है, आपका प्रोड्यूसर इंडेक्स होता है, जो हम लोगों के जो हम लोग इन्फ्लेशन निकालते हैं उसमें हम लोग बहुत सारे इंडेक्स पढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ आपका बजट लाइन दिया गया है फॉर समोसा एंड जलेबी, जिसमें आपसे पूछा गया कि टोटल अमाउंट कितना समोसा पे स्पेंड किया जाएगा। 29 इक्वेशन में परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन आपका वैल्यू निकालना है के का, यानी 2 लीनियर इक्वेशन आपको दे दिए गए हैं। डिमांड फंक्शन दे दिया गया है आपको, सिंपली यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड विल बी इलास्टिक, इलास्टिक क्या है, कितना वैल्यू वो निकालना है। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन नंबर 21 में आपको IS कर्व फंक्शन निकालना है। सारे का वैल्यू दे दिया गया है, कंज्यूमर जो डिमांड फंक्शन है वो आपको दे दिया गया है, या आप कंजम्पशन फंक्शन के भी हो सकते हैं। अगेन फिशर इंडेक्स के बारे में ही आपसे पूछ दिया गया है। 33 में आपको जो है बैंक सिस्टम के बारे में। तो इनफैक्ट अगर आप मान लीजिए 2019 के क्वेश्चन पेपर के साथ कंपेयर कीजिएगा तो इनफैक्ट 2019 से ज़्यादा इजी आपका 2020 वाला है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं देखा है, डीप क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। डायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछ दिया गया, इनकम इज जीरो, कंजम्पशन लेवल क्या होगा। अब एक आपका सीक्वेंस दे दिया गया है, ये सीक्वेंस का दे दिया गया है, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। अब फिर यहाँ पे आप देखिए कि समोसा एंड जलेबी दे दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को फिर ड्रॉप कर दिया गया है। अब यहाँ पे दे दिया गया है कि कौन सा, जैसे हम लोग देखते हैं फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, दे दिया गया है कि केंसियन के लॉन्ग रेंज एलएम कर्व में क्या होगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे जैसे केंसियन दे दिया गया, आपको क्लासिकल भी देख लेना है, और फिर ओपन इकोनॉमी आता है, उस केस में भी आप देख सकते हैं। ओपन इकोनॉमी होगा तो वहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा, इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा लॉन्ग रन में। और यहाँ पे आपको कर्व के बारे में दे दिया गया है, एवरेज टैक्स रेट इज मोर देन मार्जिनल टैक्स रेट, देन रिग्रेसिव टैक्स हो जाता है।
41 अगेन आपका जो है सारा वैल्यू दे दिया गया है पब्लिक इकोनॉमिक्स का। 42 सेम डिमांड फंक्शन दे दिया गया है। मैक्सिमम प्राइस फॉर क्वांटिटी अगेन थ्योरेटिकल प्राइस क्यों दे दिया गया है, मान लीजिए अगर आपका टोटल क्वांटिटी डिमांडेड 0 है, माने ये पूछ रहा है कि कौन सा हाईएस्ट प्राइस होगा। हाईएस्ट प्राइस उसी समय हो सकता है कि जब क्वांटिटी डिमांडेड 0 होगा, तो उस केस में आपका 12 हो जाता है। क्योंकि देखिए जब भी आपका डिमांड फंक्शन दे दिया गया है तो उस केस में आपको उसी वैल्यू में, ये नहीं कि हम एज्यूम कर लेंगे कि प्राइस 100 रख दें फिर भी तो क्वांटिटी डिमांडेड 0 हो जाएगा। ऑफर कर्व के बारे में पूछ दिया गया है। लॉन्ग रन सप्लाई इलास्टिसिटी फॉर कांस्टेंट इन कॉस्ट इंडस्ट्री केस इन्फिनिटी होता है सभी लोग। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हुए हैं जो बेसिक टेक्निक्स पे भी पूछे गए हैं। जैसे फर्म शुड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट व्हेन, जब आपका MEC ग्रेटर देन आई होगा। आई क्या है, आपका इंटरेस्ट रेट। उसी समय जो है फर्म को इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना चाहिए। व्हेन डिमांड क्यू दिया गया है आपको, गवर्नमेंट इम्पोज कर देते हैं सेल टैक्स, तो उससे न्यू प्राइस क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। और 50 हो जाता है सैडल पॉइंट इन गेम थ्योरी रेफर्स टू। तो यही टोटल क्वेश्चन है। तो अगर आपको मान लीजिए लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना ही चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो शायद कहीं ना कहीं सबसे इजी जो आपका 2020 में ही आया था, और सेम चीज़ आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि 2021 में भी इजी आएगा। लास्ट 10 ईयर्स को क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको किस लेवल पे अपना प्रिपरेशन करना है। उसके साथ ही सेपरेटली हम लोग एक वीडियो में लेकर आएंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो के कमेंट में भी जा सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 ईयर्स के चाहिए तो आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, गूगल फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं, और फिर आगे चलकर मिड जून में हम लोग टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस, एंड आल्सो सेव आवर नंबर in your mobile number so that we can send all the updates through WhatsApp. So thank you and all the best.